जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे एग्जाम स्पेशल एक साइंस की बहुत ही बेहतरीन क्लास, साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जिसमें हम लोग देखेंगे PYQ प्लस एक्सपेक्टेड प्रश्न। ठीक है, तो साथियों ये साइंस का मॉडल सेट 1 है। और साथियों बता दें आपको, आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी, NTPC, LP टेक्नीशियन, जेई, सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न सभी के सामने दिखाई दे रहा है, क्या कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है। तो सभी बालक बालिकाएं जानते हैं वोल्ट बटे एम्पियर को ओम कहते हैं। ओम के नियम से, ओम का नियम साथियों क्या कहता है कि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है, जिसमें साथियों V होता है विभवांतर, I होता है धारा, R होता है प्रतिरोध। इसका मतलब ये साथियों ओम किसका मात्रक हो जाता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है। ऑप्शन भैया ए करेक्ट जवाब हो जाता। इसके अतिरिक्त आपसे पूछ सकता था कि भैया आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक भैया कूलाम हो जाता है, और कार्य का मात्रक भैया जूल हो जाता है, और साथियों धारा का पूछ लेता तो धारा का एम्पियर हो जाता है। बस इतना जानकारी, सभी चीज आपको याद रखते हुए चलना है भैया। आगे की ओर बढ़ लेते हैं, आगे की ओर देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कहता, एक सेल के विस्फोट के बाद या होने के बाद भी कह सकते हैं कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, स्थिति ऊर्जा, बल, कार्य, संवेग। तो भैया इस स्थिति में सदैव संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि आपके प्रश्न का ऑप्शन डी भैया एकदम सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। प्रकाश की जो अधिकतम गति होती है वो साथियों निर्वात में होती है। किसमें, निर्वात में होती है। और निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन इस तरीके से ऑप्शन बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे देख लेते हैं साथियों ये प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका या उसकी क्या बदल जाती है, कौन सा गुण जो है उसका बदल जाता है, ये आपको बतलाना है। तो भैया उसका चाल बदल जाती है, क्या स्पीड उसकी बदल जाती है। ऑप्शन क्या हो जाता है, सी करेक्ट जवाब हुआ आपके प्रश्न का। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, जिस प्रश्न में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला होगा उसमें साथियों हम देंगे। ठीक है, यहां पर देखेंगे प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होता है। तो आपने देखा होगा कि जो साथियों बैगनी रंग है सबसे ज्यादा विचलित होती है, जबकि लाल रंग होती है सबसे कम विचलित होती है। ठीक है, हमने आपको बता चुके हैं, कई भी विबग्योर शब्द है आप सभी का विचलन जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बैगनी और सबसे कम साथियों होता है लाल रंग। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते, कहता है प्रत्येक 9 ओमेगा, ओमेगा का मतलब ओम ही होता है, ये चिन्ह लगा होता है 9 ओमेगा, ऐसे ये ओम को दर्शाता है। 9 ओमेगा के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा जब समानांतर क्रम में। कैसे क्रम में है, यहां पर देखिए भैया समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में होते हैं तब उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। माना तुल्य प्रतिरोध R है, तब 1/R बराबर क्या होता है, तब साथियों 1/R बराबर क्या होता है, 1/R बराबर, यहां पर देखिए आपको यह बात याद रखने की सलाह दी जाती है कि 3 ओम है, 3 यहां पर 3 दिया, तो एक को R1 कह ले, एक को R2 कह ले, एक को R3 कह ले, और तीनों कितने 9 ओमेगा के हैं, तीनों 9 ओमेगा के हैं। ये बात समझ गए। अब जो टोटल पूछा, तुल्य का मतलब टोटल, टोटल जो होगा वो 1/R1, 1/R1 प्लस 1/R2, R2 प्लस 1/R3 इतने के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज अलग है इतना, और आगे ये चीज अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट कलर ले लेते। यहां पर आप देखिए, यहां पर 1/R जो है ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यहां पर भी R1 का मान 9 प्लस 1/R2 का भी मान 9
प्लस 1/r3 का भी मान 9। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे हम लोग, तो इधर तो 1/r ही आएगा और इधर 9 नीचे 9 हो जाएगा एलसीएम, और एक एक जोड़कर 3 हो जाएगी। 3/9 का मतलब क्या हुआ, 3 से काटेंगे बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, इसका मतलब क्या हुआ 1/r का मतलब 1/r का मतलब 1/3। हमसे 1/r का तो पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो इसको उलटेंगे तो ये आ जाएगा आर। यहां पर देखो इधर आर बराबर सीधा सीधा हम लोग 3 कह सकते हैं, ऊपर एक एक कट जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल प्रतिरोध होगा वो कितना होना चाहिए, 3 ओमेगा, 3 ओम। यहां पर बटे का साइन गलत लगा हुआ है, इससे कोई बात नहीं साथियों, ऐसा ही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देख ये प्रति लिखा हुआ, प्रति बटे का मतलब जो है प्रति लगा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन भैया बी करेक्ट जवाब हो जाता है। यहां पर आशा करते हैं आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता, एक परिणा मित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं। सबसे पहले आप बात बता दीजिए कि ये परिणा मित्र क्या होता है, परिणा मित्र किसको कहा जाता है, आप सबसे पहले बात ये बता दीजिए। परिणा मित्र भैया किसको कहते हैं, ट्रांसफार्मर को परिणा मित्र कहा जाता है, ट्रांसफार्मर को परिणा मित्र कहा जाता है। तो भैया ऑप्शन क्या हो गया, सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भंवर धारा को हानि जो होता है उसकी हानि को कम करने के लिए साथियों इसका जो कोर है पटलित किया जाता है। ऑप्शन सी भैया आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर प्रश्न संख्या 8। देखिए क्या कहता है, यह प्रश्न संख्या 8 कहता निम्नलिखित में से एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया, टेलीफोन का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन भैया एक करेक्ट जवाब हो जाता है। रेल इंजन का जेम्स वाट ने किया, बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। आगे देख लेते हैं। आगे साथियों प्रश्न संख्या 9 रहा, क्या कहता निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं, उसको भैया कहा जाता है एंड्रोलॉजी। क्या कहा जाता है, एंड्रोलॉजी। बोले तो ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब हुआ, लेकिन आपसे पूछ सकता था कि ये एस्टाकोलॉजी क्या होता है। एस्टाकोलॉजी, एस्टाकोलॉजी जो होता है क्रेफिश का अध्ययन। क्रेफिश बोले तो यहां पर अभी बताते, क्रेफिश बोले तो साथियों झींगा मछली, क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और बाइकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, बाइकोलॉजी के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी के अंतर्गत भैया स्नायु बंधन का अध्ययन किया जाता है। अब ये स्नायु बंधन क्या होता है, ये साथियों हड्डियों का जोड़ होता है। ठीक है, स्नायु बंधन उसको कहते हैं। हड्डियों के जोड़ का अध्ययन डेस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो आप जानते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे आपसे क्या पूछ रहा है। यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 10 कहता है मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई। भैया मानव में कौन सा, पुरुष में पूछ रहा एक्स वाई, इनके बीच क्या अंतर होता। आप लोग जानते हैं कि मादा में साथियों पाया जाता है डबल एक्स, और पुरुष में क्या पाया जाता है, मानव इसीलिए लिखा है पुरुष। ठीक है, पुरुष में साथियों डबल एक्स नहीं, इसमें एक्स वाई। यहां पर मानव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया ताकि बच्चों को कंफ्यूजन जनरेट हो। तो आपसे ये नहीं पूछा कि मानव में एक्स वाई है तो मादा में क्या होगा, आपसे ये पूछा गया कि इन्हें जो ये दो गुणसूत्र हैं एक्स और वाई, इनके बीच क्या अंतर है। तो इनके बीच अंतर ये है कि एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है और वाई गुणसूत्र छोटा होता है। तो ऑप्शन भैया क्या हो गया, बी करेक्ट जवाब हो जाता है। 100% साथियों ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षाओं में बन सकता है। आगे की ओर देख लेंगे, यहां पर क्या कहता है, कहता है कि भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खाली स्थान
कौन सी गति कहा जाता है? भैया भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण के गति को, मतलब डेज को खाली स्थान का गति कहा जाता, मतलब खाली स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? तो यहां पर आ जाएगा क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। ऑप्शन भैया एक करेक्ट जवाब हो जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे साथियों देख लेते हैं ये प्रश्न क्या कहता है। यहां पर देखेंगे, कहता है कि खाली स्थान गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। खाली स्थान कौन सा शब्द आएगा ये बताना है। तो साथियों कौन सा शब्द आएगा? क्यूबोडाइल एपिथेलियम जो है गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे भैया देख लेंगे यहां पर क्या कहता है। कहता है मानव शरीर का कौन सा अंग अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक कौन भैया ले जाता है? ये साथियों फेलोपियन ट्यूब। ऑप्शन भैया बी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो वो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकता है। और आपसे निवेदन है कि साथियों इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। और रेलवे के एग्जाम की बेहतरीन तरीके से सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। और सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए भैया। यहां पर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो जीवाणुओं के कारण कौन सी होती है यहां पर आपको बतलाना है भैया। तो जीवाणुओं के कारण एंथ्रेक्स बीमारी जो होती है जीवाणुओं के कारण होती है। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाता। जबकि ये बड़ी माता, एड्स और रेबीज ये किससे होते हैं भैया? ये साथियों विषाणु बोले तो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी हो जाती है। ठीक है, और ये जीवाणु के द्वारा। आशा करते आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे साथियों देखेंगे यहां पर क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो क्लेमाइडोमोनास। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। ये एक हरित शैवाल है। आगे साथियों देखेंगे यहां पर प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कहता है। कहता है पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के खाली स्थान में संग्रहित करते हैं। इस खाली स्थान में क्या आएगा? इस खाली स्थान में साथियों क्या आएगा? केटिलोडोन में संग्रहित करते हैं। ऑप्शन भैया सी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे यहां पर क्या कहता है। फूल में पुष्प योनि होता है। तो देखो भैया ये हो गया एक पुष्प। ठीक है, पुष्प होता है ये पुष्प। जैसे साथियों इंसानों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं वैसे यहां पर साथियों स्त्रीलिंग को यहां पर कहा जाता है स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है, मादा भाग को ये मादा भाग होता है। ठीक है भैया, और इसी में अगर साथियों नर भाग होता, नर भाग को क्या कहा जाता? पुंकेसर कहा जाता। क्या कहा जाता? पुंकेसर। ठीक है, इतना बात समझ गए, पुंकेसर कहा जाता भैया। नर भाग होता है पुष्प का पुंकेसर और मादा भाग होता है स्त्री केसर। तो आपसे पूछा योनि बोले तो साथियों ये स्त्री केसर के अंतर्गत आता है। तो भैया इसमें कहा दिया गया मादा जनन होता है ये। ठीक है, तो मादा जनन, स्त्री केसर में मादा जनन होता है। ऑप्शन भैया बी करेक्ट जवाब हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या बताया। यहां पर देखिए मानव शरीर के किस अंग में पसीने वाली ग्रंथियां मौजूद होती हैं? पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं साथियों ये त्वचा में मौजूद होती हैं। त्वचा से ही पसीना आता है। ऑप्शन साथियों डी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। अगर आपसे पूछ लेता कि इस पसीने में कौन कौन से पदार्थ होते हैं तो इसमें नमक होता है NaCl और साथियों इसमें प्रोटीन भी होता है थोड़ी सी मात्रा में।
ठीक है, प्रोटीन भी होता है और साथियों इसमें बहुत कम मात्रा में यूरिया भी पाया जाता है। ये तीन चीजें पसीना में सबसे ज्यादा होते हैं, तीनों चीज थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, पूछ सकता है आपसे। आगे देखिए, आगे साथियों ये रहा, यहां पर देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। आकर्षण आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो भैया देखो, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। आशा करते आप ये बातें जानते होंगे। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पर एक ये ठोस हो गया, ये साथियों द्रव हो गया और ये साथियों गैस हो गया। तो यहाँ पर जो इसके साथियों कण होते हैं वो बहुत करीब करीब एकदम सटे हुए होते से साथियों बहुत नजदीक नजदीक एक दूसरे को कस के पकड़े हुए होते, जबकि द्रव के थोड़ा दूर दूर होते हैं, ऐसा बस इतना इतना दूर होते हैं। ये हो गया द्रव। ये ठोस लिख देते हैं यहाँ पर, ये ठोस है, ठीक है, और ये द्रव है, ये द्रव है और ये गैस है। ठीक है भैया, और गैस के तो आप जानबे करते हैं कि बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये जिस कारण सबसे ज्यादा किसके अणुओं के बीच होता है आकर्षण बल, तो भैया ठोस के, क्योंकि ये बहुत तेजी से पकड़कर रखते हैं। आगे देखेंगे यहां पर भैया क्या कहता है। कहता है 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में, यहां में शब्द गलत जुड़ा हुआ है सर। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने अम्ल के कितने मोल होंगे, अम्ल में कितने मोल होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर के शब्द भी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आप जानते हैं H2SO4 जो है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है क्या, H2SO4। और आपसे पूछा है मोलों की संख्या। मोल की संख्या कैसे बच्चों निकाल पाएंगे। देखिए, मोल की संख्या निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको भैया देखिए मोल की संख्या निकालने के लिए हमको चाहिए कि भैया पदार्थ का ग्राम में भार, पदार्थ ग्राम में, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान ये तो हमको दिया गया है, ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, इतना, और नीचे होना चाहिए अणु भार, उसी पदार्थ का अणु भार। तो अणु भार हमको पता नहीं है, तो पहले हम अणु भार इसका निकालेंगे। इसका जो मात्रा है 25 ग्राम दे रखा है, लेकिन अणु भार नहीं दिया गया, तो हम पहले अणु भार निकालेंगे। तो यहां पर देखिए अणु भार कैसे निकालते हैं। यहां पर देखिए H जो होता है इसका अणु भार जो होता है 1 होता है, लेकिन इसके अणु 2 हैं तो इसीलिए 2, देखिए H2 है तो इसीलिए 2 हो गया। ठीक है भैया, इतना हुआ। अब देखिए यहां पर इस साथियों होता है सल्फर, इसका परमाणु क्रमांक 16 है, लगभग इसके दुगना 32 इसका अणु भार होता है। जो जानते हैं वो लोग जानते होंगे, ये केवल और केवल सिंगल है इसीलिए इसको सिंगल। अब जोड़ने का चिन्ह लगाते चलते हैं। और ऑक्सीजन को भैया जानते हैं इसका अणु भार 16 होता है, लेकिन 4 अणु हैं तो इसीलिए 4 से गुणा। अब ये सभी को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो ये साथियों 2 हो गया, 2 और 32 34, 34 16 चौको 64, इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। बस इतना आ गया तो कुछ नहीं करना। अब यहां पर देखेंगे साथियों यहां पर तो भैया ग्राम है 25 और 25 में भैया यहाँ पर बट्टे में 98, 25 बटे 98। जब इसको काटेंगे तो ये लगभग में कितना आ जाएगा भैया, लगभग में कितना आ जाएगा, ये लगभग में भैया आ जाएगा 0.255। तो ऑप्शन भैया डी करेक्ट जवाब हो जाता है, 0.255, 0.255। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन डी में ये चीज दे रखा है, तो डी आपके प्रश्न का करेक्ट जवाब होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर देख लेते हैं। आगे की ओर ये रहा साथियों, क्या कहता है प्रश्न संख्या 21, कहता पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। यहां पर साथियों द्रव्यमान पूछ लिया आपसे, तो देखिए सबसे पहली बात पानी का सूत्र आपको पता होना चाहिए, H2O, H2O ये देखो ये होता, और आपको चाहिए द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां पर देखो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, उसका अणु भार का योग सभी। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन का अभी बताया इसका 1 होता है, लेकिन फिर से 2 अणु है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहां पर ये 2 और 16 जुड़कर 18 हो जाएंगे। ये तो एक द्रव्यमान, अणुओं का द्रव्यमान मतलब अणु भार, अणुओं का द्रव्यमान मतलब अणु भार। ठीक है, यहां पर 5 अणुओं का पूछा है, अणुओं का द्रव्यमान मतलब अणु भार। तो भैया देखो 5 अणुओं का, ये एक अणु का 18 है, अगर 5 होते तो इसी 5 को
इसी 18 को 5 से गुणा कर देते, इसी 18 को 5 से गुणा कर देते, 18 पंचे 90। तो 5 जल के 5 अणुओं का जो अणुभार या द्रव्यमान होगा वो 90 यूनिट होगा। बोले तो ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ लेते हैं भैया। आगे की ओर यहां पर देखेंगे क्या कहता है। कहता है सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। एक समान किसमें होती है, यही तो आपसे पूछ रहा भैया। तो देखो भैया ऑर्बिट, तो एक साथियों हो गया बिस्मथ। बिस्मथ में भैया आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। और एक साथियों होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक इसमें भी साथियों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। और ये जो साथियों हैं दोनों एक ही समूह में आते हैं। तो ये कहां पर है, आर्सेनिक और बिस्मथ। ऑप्शन बी भैया आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे यहां पर साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 23। कहता है N2 के अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है, क्या चीज होता है। यहां पर देखो जो ये N2 नाइट्रोजन का सूत्र होता है, इनके बीच क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है भैया। ठीक है, सबसे पहले ये साथियों इसका जो अधातु तत्व है, और ये साथियों समूह 15 के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो होता है भैया एन का जो होता है ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम के बीच में जुड़े होते, तो 2 नाइट्रोजन के बीच तिहरा बंध लगा हुआ होता है। ऑप्शन बी सॉरी डी आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है भैया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और आपको हम बता दें इसी नाइट्रोजन की भैया नाइट्रोजन की खोज अगर पूछ लेता तो डेनियल रदरफोर्ड करके थे। ये दूसरे रदरफोर्ड हैं, वो केवल वो वाले रदरफोर्ड नहीं, डेनियल रदरफोर्ड। ये स्कॉटिश देश के रहने वाले हैं। डेनियल रदरफोर्ड। ठीक है, डेनियल रदरफोर्ड। ठीक है, याद रखना है भैया ये बात। ठीक है भैया, आगे की और ये भी पूछ सकता कब करा, तो 1772 में करा। ठीक है, ये भी बता दिया। आगे की ओर भैया बढ़ जाते हैं। यहां पर देखते हैं, यहां पर आप लोग को दिखा दें, कहता इनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा। पीएच पेपर को नीला कर देगा। देखिए यहां पर 2 चीजें होती है और मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है इन सभी चीजों को। तो देखिए यहां पर एक होता है अनिल, अनिल नाम आपको याद रखना होता है, और एक साथियों शालिनी, शालिनी नाम याद रखना होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर देखो आ से मतलब हो गया अम्ल, आ का मतलब हो गया अम्ल। ठीक है, आ से मतलब हो गया अम्ल। ठीक है, इसको हम ऐसे ऐसे नाम अगर लिखे तो ज्यादा ही ठीक रहेगा। जैसे कि यहां पर देखिए अनिल को यहां पर लिख लें। ठीक है, अनिल को यहां पर और शालिनी को यहां पर। ठीक है, शालिनी को यहां पर। ठीक है, तो ए का मतलब हो गया अम्ल। ठीक है भैया, अम्ल हो गया। ठीक है, और ना का मतलब हो गया नीला, नी का मतलब हो गया नीला, और ला का मतलब हो गया लाल। ठीक है, तो यहां पर क्या निष्कर्ष निकला, जो अम्ल है वो नीले को लाल करता है। अम्ल क्या है बच्चों, अम्ल जो है भैया नीले को लाल करता है। ये समझ गए, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और इसी तरीके से ईसा से मतलब क्या समझना है, क्षार। शाह से मतलब समझना है क्षार आपको। ठीक है, क्षार। और ये ला का मतलब लाल। ठीक है, ला का मतलब क्या हुआ, लाल। ठीक है, ला का मतलब लाल और ना का मतलब नीला। ठीक है, ये भी आप समझी गए होंगे अब तो, नीला। यहां पर देखेंगे क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और आपसे यहां कहा है कि नीला कौन करेगा, नीला कौन करता है, नीला करता है। इसका उत्तर तो हो गया क्षार, लेकिन यहां पर क्षार और अम्ल करके नहीं दिया गया। तो भैया इसमें कौन क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षार हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब हो जाता है भैया। एकदम करेक्ट जवाब क्या हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, यही क्षार है। बाकी जठर खट्टा होता है, जठर रस अम्ल आता है। नींबू का रस खट्टा होता है, अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तो वैसे भी अम्ल शब्द जुड़ा है, आप ऐसे भी नहीं लगाते इसको। ठीक है, आशा करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे भैया देख लेते हैं यहां पर क्या कहता है। कहता है शुष्क बर्फ क्या होता है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड NaCl अस्फटिक -50 डिग्री पर जमी हुई बर्फ, ठोस H2O। तो भैया यहां पर देखो
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी को कहा जाता है शुष्क बर्फ। तो ठोस आपको ऐसे भी ऑप्शन दे सकता था, ठोस CO2, तो आपको घबराना नहीं, इसका उत्तर ये भी हो सकता था। तो ठीक है भैया, इसका उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन साथियों ए करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक है भैया, तो यहां पर साथियों ये थे साथियों टॉप 25 क्वेश्चन आपके, मैंने आपको कराए। और साथियों ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए स्पेशल यही क्लासें होंगी, क्योंकि उसमें 25 प्रश्न अलग से पूरे के पूरे साइंस के आते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए स्पेशल साथियों ये क्लासें हैं। ठीक है, तो आशा साथियों करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इसको अपने दोस्तों में साथियों शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर साथियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे, इतना काम कर दीजिए। और आपको किसी भी प्रकार का समस्या है तो साथियों कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लीजिए, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। ठीक है, तो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है, वैसे ये सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।